जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, सबसे पहले इंडिया के 77th इंडिपेंडेंस डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत पवित्र दिन है, सो आपका मन एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार से भी भरा हुआ है। और प्यार वाले दिन मैं आज एक बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और वो टॉपिक मेरी तरफ से नहीं है, आप में से एक दर्शक द्वारा भेजा गया ही है। उस दर्शक ने कहा कि सर, पिछली वीडियो में आपने समझाया कि तुला लग्न में शो ऑफ होता है, तो आप ये बताइए कि कौन कौन से लग्न ज़्यादा गुस्सा शो करते हैं, एंगर किन किन लग्नों में ज़्यादा होता है। सो प्यार वाले दिन गुस्से के ऊपर बात करना, मुझे लगा ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर हम गुस्से में हों और गुस्से के बारे में बात करें तो ये कहीं ना कहीं हम उस एनर्जी के फ्लो के साथ ही जा रहे हैं। मगर जिस दिन मन बहुत ज़्यादा शांत हो, प्यार से भरा हुआ हो, उस दिन हम गुस्से की फीलिंग को बेटर तरीके से समझ पाएंगे, उसको एनालाइज कर पाएंगे। सो इसी के लिए मैंने आज का दिन ये चुना इस वीडियो बनाने के लिए। और वैसे भी आज मंगलवार है, मंगल का दिन है, और गुस्से का संबंध दर्शकों मंगल के साथ तो है ही है। मगर गुस्से को डिस्कस करने से पहले हमें यह समझना होगा कि गुस्सा है क्या। आप देखिए, जीवन जब से शुरू होता है, गुस्सा एक नेचुरल इमोशन की तरह हमारे अंदर होता है। छोटे बच्चे को टाइम पे दूध ना मिले, बच्चा देखो कैसे गुस्सा दिखाता है। बच्चे को जो चीज़ चाहिए उसको समय से ना मिले, बच्चा एंगर दिखाता है। बच्चा एक तरीके से प्रोटेस्ट करके दिखाता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे ये चीज़ समय से नहीं मिल रही। सो कहीं ना कहीं गुस्से का संबंध हमारी उन इच्छाओं से है जिन इच्छाओं की पूर्ति हम साधन से करना चाहते हैं, मटेरियल दुनिया से करना चाहते हैं। छोटा बच्चा दूध ना मिलने पर गुस्सा करता है, भूख लगने पर गुस्सा करता है। इसी तरह थोड़ा बड़े हो जाते हैं, हमारे मन में किसी चीज़ की डिज़ायर आ जाती है, वो चीज़ हमें ना मिले, माँ बाप उसको किसी भी कारण की वजह से मुहैया ना करवा पाएँ, तो बच्चा देखिए किस तरह गुस्सा करके दिखाता है। किसी युवा को उसके मनपसंद लड़की ना मिले, एग्ज़ाम में आपके मेहनत आपने करी मगर आपके उतने नंबर नहीं आए, आप जैसा अपनी पिक्चर दुनिया में बनाना चाहते हो उस तरह की पिक्चर नहीं बन पाए, या लोग आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली ना परसीव करें तो गुस्सा, लाइफ में ध्येय ना मिले तो गुस्सा, लाइफ में अचीवमेंट हो ना मिले तो गुस्सा। अब देखिए, ये जो चीज़ है गुस्से का संबंध, हालांकि ये एक नेचुरल इमोशन है। और ये नेचुरल इमोशन कैसे बनती है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर दर्शकों हम कहते हैं एनर्जी है, ऊर्जा है, हम ऊर्जा अपने साथ लेकर आते हैं। और जब ये ऊर्जा थोड़ा ज़्यादा हो जाती है तो ये जब तक पॉजिटिव है तो ये पीछे से स्ट्रेंथ देती है, हमें बल प्रदान करती है ये ऊर्जा कि हम किसी भी कर्म को, किसी कार्य को कर पाएं। मगर यही ऊर्जा जब डायरेक्शनलेस हो जाती है तो ये गुस्से का रूप ले लेती है। सो आपके अंदर की ऊर्जा जब तक सही दिशा में रूपांतरित ना हो, उसको हम कह सकते हैं कि वो इमोशन गुस्से के रूप में हमें दिखाई देती है। अब ऐसा नहीं है दर्शकों कि गुस्सा हम ह्यूमंस के अंदर ही है। पौराणिक कथाएं पढ़ें, देवों के अंदर भी गुस्सा है। देवों को छोड़िए, देवों के देव महादेव के अंदर भी गुस्सा है। और ज्योतिष शास्त्र में गुस्सा आपको कहाँ दिखाई देगा? अब आप धीरे धीरे जो रहस्य हैं गुस्से वाले, अब मैं उसकी एक एक करके परतें खोलूंगा आपके सामने। सबसे पहले दर्शकों आप देखिए, अगर हम बात करें नक्षत्रों की, कौन से नक्षत्र में आपको गुस्सा एकदम से दिखाई देता है कि यह गुस्से वाला नक्षत्र है? तो वो नक्षत्र होता है आर्द्रा, जिसमें भगवान शिव का रौद्र रूप आपको दिखाई देता है। गुस्सा भगवान शिव
और उनका रौद्र रूप, यानी कि देवों के देव, देवाधिदेव, महादेव, जब उनके अंदर भी जो वो चाहते हैं चीज ना हो, तो वो गुस्सा कितने रौद्र रूप में सामने आता है। जब देवों में इस तरह की सिचुएशन है, तो हम इंसान तो देवों के कंपैरिजन में तो बहुत लोअर लेवल पे बैठे हैं, तो हमारा गुस्सा तो होगा ही होगा। गुस्से का संबंध दर्शकों, जैसा बाहर से देखने में लगा कि आर्द्रा के साथ है, मगर एक्चुअल में जब आप गुस्से को देखोगे तो गुस्से का संबंध, जैसा मैंने बताया, आपकी अंतर्निहित ऊर्जा के साथ है। ऊर्जा चाहे आप उसको अपने चक्रों के थ्रू समझ सकते हैं, या आप सिंपल एक बात समझ लीजिए कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए जो एनर्जी है, उस एनर्जी का एक फ्लो है। और कुछ लोग ज़्यादा एनर्जी लेकर पैदा हो जाते हैं, आप उसको ऐसे समझ सकते हैं। कुछ लोगों का जैसे जेनेटिक कोड बन के आया कि उनके सॉफ्टवेयर में एनर्जी थोड़ा कम मिली उनको, कुछ लोगों को एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिल गई। अब जिन लोगों को दर्शकों एनर्जी ज़्यादा मिली, अब वो एनर्जी कुछ रूप तो लेगी। अगर उस एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव वे मिल जाए, सही दिशा मिल जाए, तो वो तो एनर्जी एक्सेलेंट रिजल्ट देती है दर्शकों। लाइफ में जितने भी आपको अचीवर्स मिलेंगे, उनमें वो एनर्जी ज़्यादा होगी। और जितने अचीवर्स होंगे, आप देखिए, जब वो किसी चीज़ के पीछे लग जाते हैं, उनका गुस्सा उनके अंदर एक जुनून पैदा कर देता है कि उनको वो चीज़ अचीव करनी है। मगर आप ये भी देखते हो कि उन हाई अचीवर्स में गुस्से का लेवल भी काफ़ी हाई होता है। सो गुस्से का संबंध आपके अंतर्निहित बल से भी है। सो गुस्से का संबंध आपके मार्स यानी मंगल के साथ है। ये सिर्फ आर्द्रा नक्षत्र एक गुस्से की चीज़ नहीं है। जब हम उसको सही तरीके से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका संबंध एक्चुअल में मंगल से है। और मंगल, हम जानते हैं कि मंगल दोनों तरह का काम करता है। मंगल अटैक भी करता है और मंगल डिफेंस भी करता है। यानी कि ये जो हाई लेवल की ऊर्जा है, दूसरों के ऊपर अटैक कर सकती है, और अपने लिए दूसरों के अटैक को झेलने के लिए वो जो डिफेंस होती है, वो भी मंगल द्वारा ही आती है। और गुस्सा ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ह्यूमंस में है और देवताओं में। आप पशुओं में देखिए, पशुओं में भी ये गुस्से की इमोशन आपको मिलेगी। सो गुस्से को आप ये ऐसे कह सकते हो कि ये हर इंसान के अंदर गुस्सा तो है। एक्सेप्ट कर लीजिए कि गुस्सा है, सिर्फ देखना क्या है कि गुस्सा कहाँ ज़्यादा है, कहाँ नॉर्मल है और कहाँ कम है। सिर्फ देखने में तो यही चीज़ आएगी ना, और उसी से हम लेबल कर देंगे कि ये लग्न, ये नक्षत्र ये गुस्से वाले हैं, और दूसरे लग्न या दूसरे नक्षत्र ये गुस्से वाले नहीं हैं। सो दर्शकों, गुस्से का संबंध आप क्लियरली समझ लीजिए मंगल के साथ है। अब मंगल का संबंध कहाँ कहाँ आपको चार्ट में दिखाई देगा। मंगल का संबंध सबसे पहले देखिए, मंगल हमारे चार्ट में 2 भावों के देवता हैं। फर्स्ट हाउस यानी प्रथम भाव, और अष्टम हाउस यानी कि 8th हाउस। तो इन 2 भावों में जन्मे हुए लोगों में गुस्सा होने की पॉसिबिलिटी है। अभी मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि वो रहस्यों की परतों को मैं धीरे धीरे करके खोलूँगा आपके सामने, ताकि आप अंतर्निहित चीज़ें कि अंदर क्या पड़ा है आप उसको समझ पाओ। सो दर्शकों, ये आप अब क्लियरली समझ गए, 2 भाव हैं जहाँ पर मंगल देवता की लॉर्डशिप है। सो वहाँ पॉसिबिलिटी बन गई। 2 और भाव हैं जहाँ मंगल एग्जॉल्टेड या डेबिलिटेटेड है, और वो कौन से हैं? वो 4th और 10th है। मंगल 4 भावों में मंगल आपको डायरेक्टली दिखाई देगा, मगर दर्शकों यहीं पर एक मज़ेदार चीज़ भी है। अकेला मंगल गुस्सा करे ये नहीं है। अब एक और ऐसा प्लेनेट है छुपा हुआ रहस्य,
जो मंगल जैसा ही है, और वो है आपका केतु। केतु को हम कहते हैं कि केतु कुजवत है, मंगल जैसा है। सो केतु जहां होगा वहां मंगल जैसा स्वभाव आने की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई। अब केतु के 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, माघा और मूल। इन 3 नक्षत्रों में भी गुस्से की संभावना बन गई। अब ये कॉम्बिनेशंस देखिए दर्शकों आप, कि ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, कहाँ कहाँ आपको चार्ट में गुस्सा देखने को मिल सकता है। अब ये 3 केतु के नक्षत्र, मगर सबसे बड़ी कॉम्बिनेशन जो हम ज्योतिष शास्त्र में जिसको डिस्कस करते हैं कि जब राहु मार्स इकट्ठे हो जाते हैं, हम कहते हैं गुस्सा बहुत भयंकर हो गया। राहु और मार्स, अब राहु मार्स कहीं ना कहीं इसका संबंध दोबारा से जहां से वीडियो मैंने शुरू की आर्द्रा के साथ ही बन जाता है, क्योंकि तीसरे भाव में ही तो आर्द्रा जाएगा और तीसरे भाव में मंगल कारक है। और जब वहां पर आर्द्रा किसका नक्षत्र है, वो है राहु का। सो राहु मार्स कॉम्बिनेशन दर्शकों जब भी बनेगा, वो चाहे डायरेक्ट बन जाए, प्लेनेट की प्लेसमेंट किसी भाव में आ जाए, जब भी राहु मार्स इकट्ठा होगा तो गुस्सा ऐसा होगा जिसको हम कह सकते हैं जैसे शिव जी का तांडव हो गया, शिव जी का रौद्र रूप आ गया। ये राहु मार्स कॉम्बिनेशन बनता है। इसको वैसे अंगारक योग भी बोल दिया जाता है। अब ये क्या है, आप समझिए इस बात को। राहु किसी का भी फ्यूचर होता है। राहु दर्शकों ना पास्ट है ना प्रेजेंट है, राहु आपका फ्यूचर है। राहु आपका वर्चुअल वर्ल्ड है जो अभी आया नहीं है, आपको समझ है मगर आगे आएगा। और राहु का काम क्या है, राहु किसी भी चीज को बूस्टर लगा देता है, उसको बढ़ा देता है, उसको क्लाउड इफेक्ट दे देता है। सो मंगल या मंगल द्वारा अंतर्निहित ऊर्जा को वो पंख लगा देता है, उसको बढ़ा देता है, उसको बूस्टर इफेक्ट दे देता है। सो राहु के साथ गुस्सा बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो राहु मार्स दर्शकों किसी भी दर्शक के लग्न में आ जाए, किसी दर्शक के पंचम भाव में आ जाए, किसी दर्शक के नवम भाव में आ जाए, यानी कि 159। ये जो ट्राइड है, ये जो त्रिकोण है, ये दर्शकों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जीव त्रिकोण है। अब जीव त्रिकोण में अगर राहु मार्स आ गया तो इसका संबंध आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के साथ हो गया। ये इंपॉर्टेंट बात होगी क्योंकि वैसे भी आप मानते हो कि नवम भाव क्या है, ये हमारे भाग्य का भाव है, हमारे अंतर्निहित चीज़ों का है। सो पास्ट के साथ इसका कनेक्शन हो जाता है। और वैसे भी अब इन तीनों में आप देखिए जो मज़ेदार चीज़ बनी वो कौन सी बनी, वो बनी क्योंकि यहाँ पर केतु के तीनों नक्षत्र यहीं तो आएंगे। ये सिर्फ अकेले राहु की बात नहीं है, क्योंकि जब केतु कहीं आएगा, केतु दर्शकों क्या है, केतु आपका ही तो पास्ट है और पास्ट हमेशा कुजवत है, मंगल जैसा है, फिरोशियस है, जिसको हम कह सकते हैं कि उसके अंदर ऐसी ऊर्जा है जो मंगल जैसी है, जो कभी भी वायलेंट हो सकती है, स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है। क्योंकि वैसे भी केतु का संबंध डेथ से है और नई बिगनिंग से है। डेथ के लिए भी आप देखिए वो हायर एनर्जी चाहिए, क्योंकि जो बची खुची ऊर्जा है वहाँ पे एक्सप्लोड होती है, खत्म हो जाती है। और नई संभावना जब भी क्रिएशन आएगी, चाहे वो दुनिया बने और चाहे एग और स्पर्म मिलकर नई क्रिएशन बनाए, दर्शकों एनर्जी का एक्सप्लोजन तो है। सो केतु जब भी होगा, अब यहीं पर राहु मार्स की मैंने बात करी दर्शकों, अब आप क्लियरली समझिए, राहु और केतु ये अकेले थोड़ा चल सकते हैं। अगर राहु की हम बात करेंगे तो केतु अंतर्निहित होगा, और अगर केतु की बात करेंगे तो भाई केतु का फ्यूचर तो राहु ही है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अलग हो ही नहीं सकते।
आप कह सकते हो एक ही ऊर्जा के दो छोर हैं। एनर्जी को हम कह सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। मगर एनर्जी के फ्लो के लिए अब जो लोग इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल को समझते हैं उनको मालूम है पॉजिटिव नेगेटिव से एनर्जी फ्लो नहीं करती। फ्लो के लिए दर्शकों आपको न्यूट्रल अर्थ चाहिए। अब ये न्यूट्रल और अर्थ कहाँ से मिलती है? ये मिलती है दर्शकों आपके पृथ्वी तत्व से। और पृथ्वी तत्व का प्लेनेट दर्शकों एक ही है और वो है मरकरी। आपके विचार, आपका थॉट प्रोसेस वो पृथ्वी तत्व है, क्योंकि पृथ्वी तत्व के आने से वो एनर्जी का फ्लो आ जाता है, एनर्जी फ्लो करने लग जाती है। सो एनर्जी के फ्लो को समझने के लिए आपको इन तीन प्लैनेट्स को मिला के देखना होगा। अब दर्शकों जैसे मैंने बताया 159, अब यहाँ पर 159 के साथ कुछ और चीज़ें भी हैं। अब वो चीज़ें क्या है? क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र कहाँ जाता है? आर्द्रा नक्षत्र जाता है हमेशा मिथुन राशि में। अब मिथुन राशि के अगर आप मूल त्रिकोण को देखो वो कौन सा बनेगा? वो बनेगा दर्शकों 3, 7, 11। 3 मिथुन, 7 लिब्रा और 11 आप देखिए बहुत स्पष्ट कुंभ, एक्वेरियस। सो जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस ये आर्द्रा का एक तरीके का मूल त्रिकोण है। और यहीं पर राहु के अगले दोनों नक्षत्र आपको मिल जाएंगे, क्योंकि किसी भी ज्योतिषी सिद्धांत को समझना है तो आपको उसके मूल त्रिकोण को उसके बीच में कॉन्सेप्ट में आपको अप्लाई कर देना चाहिए। और आर्द्रा का मूल त्रिकोण, राहु का मूल त्रिकोण। अब राहु के तीनों नक्षत्र याद कर लीजिए। राहु के तीनों नक्षत्र कौन से हैं? पहला आर्द्रा, दूसरा स्वाति। अब स्वाति कहाँ गया? वो लिब्रा में ही तो गया, तुला में गया। और तीसरा शतभिषा। अब शतभिषा कहाँ गया? शतभिषा गया एक्वेरियस में, कुंभ में। सो दर्शकों गुस्से का संबंध, ये संभावनाएं हैं जहां पे मैंने आपको बताया कि ये वो संभावनाएं हैं। और ये संभावनाएं तब क्रिएट होती हैं जब अर्थ मिलेगी, मरकरी मिलेगा। मरकरी के बिना वो एनर्जी का फ्लो ही नहीं आएगा ना। पॉजिटिव नेगेटिव पड़े रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर गुस्से को फ्लो होने के लिए वो पृथ्वी तत्व चाहिए, वो एलिमेंट चाहिए जिसके थ्रू एनर्जी फ्लो कर पाए। अब आर्द्रा में वो एक नेचुरल आपको पृथ्वी तत्व मिल गया, क्योंकि आर्द्रा कहाँ है? मिथुन राशि का। मिथुन राशि के देवता कौन है? वो है बुध, मरकरी। सो वहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट मिल गया। मगर तुला में आप देखिए क्या ये नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है आपको? वहाँ पर एनर्जी के फ्लो के लिए आपको कभी भी मरकरी नहीं मिलेगा। तुला में मरकरी उसके पीछे वाला घर, उसका 12th हाउस है। सो एनर्जी का फ्लो कहीं ना कहीं वो पीछे रह गया। यहां पर तुला में इसीलिए क्या है कि आप उन दोनों ऊर्जाओं को आसानी से बैलेंस कर पाते हो, तभी तुला में वो बैलेंस बनेगा, क्योंकि हम उस एनर्जी के फ्लो के मीडियम से अब हम गेन के हाउस में चल पड़े। इसी तरीके से जब हम एक्वेरियस कुंभ में देखेंगे, अब कुंभ में दर्शकों थोड़ा सा मिस्ट्री है। और मिस्ट्री क्या है? शनि एक ऐसा प्लेनेट है, शनि का संबंध कर्म से है। शनि बहुत कैपेबल बच्चा है, सूर्य का सबसे बड़ा पुत्र है, विक्ट्री देने वाला प्लेनेट है, कर्म का देवता है। मगर रिकॉग्निशन, जब बात आती है रिकॉग्निशन की, जीरो, उसको मिलती ही नहीं। अब देखो, कोई भी आप इस चीज को अपने ऊपर लीजिए, क्योंकि ये जितने कॉन्सेप्ट्स हैं ये कॉन्सेप्ट्स लाइफ के हैं। ऐसा नहीं है कि
कि ये कोई हवा में ऊपर के लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपके ही कॉन्सेप्ट्स हैं। आप अपने ऊपर लगा के चलिए। आप बहुत मेहनत करने वाले हैं, सब कुछ शनि की तरह आप अच्छा करने वाले हैं। आप बिल्कुल कुछ गलत नहीं करते, बहुत मेहनत करते हो, पूरा डिसिप्लिन में रहते हो, आपके अंदर बहुत पेशेंस भी है। अब शनि अपने आप को तो फल देने से रहा, और शनि 10th हाउस में अपने आप को फल कैसे दे, क्योंकि वहां पर वो कर्म फल देने वाली एंटिटी नहीं है। अब कर्म फल मिलना कहाँ है? वो मिलना है जाके एक्वेरियस में। अब एक्वेरियस में शनि के साथ दर्शकों मिस्ट्री वही हो जाती है कि वहां पर कोलॉर्ड राहु हो जाता है। और राहु को आप जानते हो कि राहु माया का देने वाला है, माया के बारे में बताता है, यानी कि शनि द्वारा किए गए कर्म, उस कर्म के अगल बगल जो माया क्रिएट होगी, अब वो माया का खेल वहां पर दिखाई देता है। रिजल्ट होगा मगर आपको विजिबल नहीं होगा। सो फ्रस्ट्रेशन, एंगर, यहां पर एंगर है। अब दर्शकों थोड़ी सी चीज में आपको और अंदर की एक रहस्य की परत और खोल देते हैं। आज जब भी राहु का नक्षत्र होगा, राहु के नक्षत्र से पहले किसका नक्षत्र आता है? क्यों राहु मार्स कॉम्बिनेशन हम कहते हैं ये बहुत गुस्से वाली है। राहु से पहले नक्षत्र आएंगे मंगल के, जो इटसेल्फ हायर एनर्जी, गुस्से वाला, हम कह सकते हैं कि गुस्सा है वहां। सो राहु के अंदर आदमी प्रवेश ही करता है उस हायर एनर्जी को लेकर, उस गुस्से को लेकर। अब कैसे हैं अब ये तीनों नक्षत्र, उसको भी आप याद कर लीजिए। आर्द्रा से पहले आपको क्या मिलता है? मृगशिरा। अब दर्शकों मृगशिरा और आर्द्रा के कॉम्बिनेशन में आप उस गुस्से को खोजिए कि वो गुस्सा कैसे क्रिएट हो रहा है। मृगशिरा क्या है? आपके दिमाग में मल्टीपल आइडियाज चल रहे हैं, आपका दिमाग किसी एक विचार पे फोकस नहीं कर पा रहा। जैसे कभी आप वो अपना डिस्कवरी चैनल लगाइए, डिस्कवरी चैनल पे आप देखिए कि मृग, हिरन, वो कैसे घास चर रहा है। जहां वो घास चरता होगा आप देखिए उसको दूर से दिखाई देगी, कहीं और उसको लगता है कि घास वहां ज़्यादा है, वो तुरंत अपनी जगह छोड़कर, अपना कंफर्ट का प्लेस छोड़कर दूसरी जगह पे चला जाता है और अपने आप को एक्सपोज कर देता है एनिमीज, शेरों के, क्योंकि जंगल है। जंगल में एक जगह पे भाई तू खाना खा ले, मगर नहीं, मृगशिरा है, क्योंकि दिमाग इसी तरह तो चलता है। मैंने कहा लाइफ के कॉन्सेप्ट्स को दर्शकों सिर्फ किताबों तक ना रखो, इसको अपने जीवन में लेकर आओ। और जब आप जीवन में लाओगे तो आपको समझ में आएगा कि यस, ऐसे ही होता है। आप भी क्या करते हो? एक कंफर्ट जोन है आपका, आपके पुरखे काम कर रहे हैं, आपका अच्छा भला कारोबार चल रहा है, मगर एक बच्चा उठता है, नहीं हम फॉरेन जाएंगे, हम डाइवर्सिफाई करेंगे, हम अपने काम को बढ़ाएंगे। तो उसने क्या किया दर्शकों? यही तो वो मृगशिरा है। थॉट प्रोसेस हाई है, एनर्जी लेवल हाई है, कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन है, क्योंकि मंगल है। मगर अब चीज क्या है? अब उसके साथ अगला नक्षत्र जो उसको मिलता है, जैसे ही वो अपना कंफर्ट जोन छोड़कर आगे बढ़ा, आर्द्रा शुरुआत हो गई। आर्द्रा में क्या हुआ? वो माया का खेल आ गया दर्शकों, और ये माया का खेल ये फ्रस्ट्रेट करता है, क्योंकि माया में कई बार रिजल्ट होते हुए भी रिजल्ट नहीं होता। क्योंकि राहु की अपनी इंसेप्शन को आप देखिए, राहु मेंटली सबसे एजाइल एंटिटी थी। मैं बात कर रहा हूं उस असुर की। वो अकेला असुर है जिसको मालूम है कि दुनिया में अमृत है, बट उसके कहने पर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में सभी देव और असुर सब लग गए, विष भी आ गया, अब अमृत भी आ गया। अमृत आ गया, मगर अमृत के साथ
दर्शकों, माया का खेल जो हुआ, अब वो आप सब उसको जानते हो, उसको आप अप्लाई करो ना अपनी लाइफ में। उसको सिर्फ ये मिस्ट्री नॉलेज समझकर या शास्त्रों की नॉलेज की ये तो हमसे ऊपर की चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है दर्शकों। ज्ञान का मतलब ही है कि हम उसको समझें। तो वो माया का खेल जब हुआ, चाहे वो मोहिनी आए, चाहे भगवान विष्णु आए, अब ये क्या था? ये दर्शकों माया का ही तो खेल था। मृगशिरा के बाद वो माया का खेल साथ में एसोसिएट होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम अपना कंफर्ट जोन छोड़कर आगे बढ़ेंगे, बाहर की दुनिया में निकलेंगे, तो बाहर की दुनिया अनसर्टेनिटी, ये अनसर्टेनिटी ही तो माया है। और वो फिर फ्रस्ट्रेशन आती है, वो गुस्सा आता है, और गुस्सा इस लेवल तक भी आ सकता है कि विष्णु जी स्वर भानु का सिर और धड़ अलग करते हैं। वो एक अलग बात है कि वो ही तो माया की सबसे बड़ी बात है समझने की, कि अमृत तो भाई पान हो चुका। विष्णु जी को मालूम है अमृत का पान तो हो चुका, मगर गुस्सा है। ऐसा नहीं है दर्शकों कि गुस्सा सिर्फ भगवान शिव को ही आता है, गुस्सा विष्णु जी को भी आता है। अगर विष्णु जी को आता है, भगवान शिव को आता है, तो हमें क्यों नहीं आएगा? हमारे अंदर भी तो ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा, हमारे अंदर भी तो उसी तरीके से ये विद्यमान है। जैसे ही मृगशिरा से आर्द्रा की जर्नी होती है दर्शकों, वो माया का खेल होता है। यही उससे अगले नक्षत्र में आप समझिए। अगला नक्षत्र कौन सा है? राहु का अगला नक्षत्र है स्वाति। स्वाति से पहले क्या है? चित्रा। अब जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, 6th हाउस कंपटीशन का है, उन्होंने बहुत मेहनत करके उन कंपटीशन को ओवरकम कर लिया। अब आप दोबारा से स्वर भानु को यहां अप्लाई कर लीजिए। स्वर भानु ने सारे असुरों को मना लिया, सारे देवों को मना लिया, इतनी डिफिकल्टी अचीव करी, समुद्र मंथन भी शुरू करवा लिया। अब स्वर भानु का एक इमेज दुनिया में बन गया, चित्रा। चित्रा का मतलब क्या है? कि इंसान अपना पिक्चर दुनिया में छोड़ना चाहता है, मगर उसके बाद सीधी एंट्री कहाँ है? स्वाति में। चित्र तो आपने बना लिया, मगर स्वाति तो नई शुरुआत दे रही है। स्वाति नक्षत्र में जन्मे लोग मेरी बात को सीधा सीधा समझ पाएंगे कि स्वाति नक्षत्र में एक काम में तो रुकता ही नहीं आदमी, मल्टीपल काम करने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब यही चीज मृगशिरा से ये शुरुआत हो गई थी दर्शकों, क्योंकि मृगशिरा ये वही 159 कॉन्सेप्ट है, यही वो मूल त्रिकोण है जो किसी भी नक्षत्रों के थ्रू हमें मिल रहा है। पहला नक्षत्र मृगशिरा, तो मृगशिरा के बाद वही चित्रा, चित्रा में वही अनसर्टेनिटी, वही आगे जाकर माया का खेल, और वो स्वाति में मिलता है। तभी तो स्वाति किसी के भी लाइफ का ये मिड पॉइंट है दर्शकों। हम इसी माया को तो समझते हैं स्वाति में। माया में क्या देखते हैं कि एक तरफ मेटीरियलिज्म है और दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी भी है। यहाँ पर उन दोनों एंटिटीज को बैलेंस करने का, उस हायर एनर्जी के पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिसिटी के पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस करने का खेल। मगर यहाँ पर आप देखिए मरकरी अवेलेबल नहीं है, सो एनर्जी का फ्लो नहीं होता। यहाँ पर कंपैरेटिवली पिक्चर बेटर बन जाती है। मगर अब तीसरी पॉसिबिलिटी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, और वो क्या है? शतभिषा। शतभिषा से पहले क्या है? धनिष्ठा। अब श्रवण और धनिष्ठा ये तो भगवान विष्णु के ही नक्षत्र हैं। जब भगवान विष्णु के नक्षत्र हैं तो मायापति से माया कैसे बचेगी? तो माया तो दर्शकों यहाँ पे आएगी, माया का खेल है। तभी तो अब ये डोमेन कौन सा है? ये वो शनि वाला वही डोमेन है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि शनि बहुत मेहनत कर रहा है, सबकी सुन भी रहा है, श्रवण लोगों की भी सुन रहा है, परमात्मा की भी सुन रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है।
मेहनत करने के बाद अब उसको धनिष्ठ बनना चाहिए, सेठ जी बन जाना चाहिए, उसके पास फाइनेंशियल वायबिलिटी आ जानी चाहिए, मगर क्या सबको आती है? ये वो माया का वो प्रश्न है जो दर्शकों सबके सामने आता है। सभी धनिष्ठ तो नहीं बन जाते, सभी बिल गेट्स अंबानी नहीं बन जाते। अब जो लोग बिल गेट्स अंबानी नहीं बनेंगे मगर कैपेबिलिटी उनके लेवल की है या उनसे भी ज्यादा है, तो दर्शकों क्या होगा? आ गई फ्रस्ट्रेशन। तभी तो शत भिषा वेरी वेरी सीरियस प्रोपोजिशन है यहां पर कि आपकी एनर्जी 100 डायरेक्शंस में जा सकती है। मृगशिरा में तो आप सिर्फ थोड़ा सा पेट भरने की बातें थी, अब यहां पर तो माया का वो खेल जहां पर विष्णु जी का एक तरीके से कह सकते हो वो विराट स्वरूप की बात आ जाती है कि आपके पास इतने एम्स, इतने गोल्स आ जाते हैं कि मैं ये भी बन सकता हूँ, मैं ये भी अचीव कर सकता हूँ, मैं यहाँ तक भी पहुँच सकता हूँ। तो बना बनाया खेल, मेहनत करते बेचारा शनिदेव मेहनत करते रहेंगे और माया का खेल शतभिषा में हो जाएगा। सो शतभिषा में दर्शकों एंगर है। अभी मैंने कहा शनि की यही बात, शनि के नक्षत्रों में आप देखिए ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, स्पेशली भाद्रपद में जाकर। तो भाद्रपद वाले आप देखिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएंगे, दूसरों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने वाले बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उस माया के खेल से उपजे हुए हैं। कैपेबिलिटी बहुत हाई लेवल की है मगर अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट काफी लोअर वाले लोगों को मिल जाएगी। वो आप लाइफ में रोजाना देखते हो कि एवरेज कैपेबिलिटी वाले लोग ज्यादा हाई पोजीशन ले जाते हैं और हायर कैपेबिलिटी वाले लोग कहीं ना कहीं वो छिपे रह जाते हैं। सो वो फ्रस्ट्रेशन। सो दर्शकों ये जो गुस्सा है ये कहीं ना कहीं कौन सी इमोशन है कि परमात्मा हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर उस हायर एनर्जी को डाल के भेज रहा है। हम उस हायर एनर्जी को यूज भी कर रहे हैं मगर जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा। यही तो बात थी। अब भाई स्वर भानु ने मेहनत करी या करवाई, बात एक ही है। और वैसे भी हक से अमृत के ऊपर हक किसका था? असुरों का बनता था। मगर क्या असुरों को अमृत मिलेगा? क्या हर इंसान को? असुर का मतलब क्या होता है कि हम पॉजिटिव इंटेंट से नहीं चले हुए, हमारा इंटेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो यहाँ पर दर्शकों आपको भगवान कृष्ण की गीता के उस उपदेश को हमेशा याद रखना चाहिए कि आप कुछ नहीं हो, मैं ही हूँ सब कुछ। मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही कराने वाला हूँ, मैं ही रिजल्ट देने वाला हूँ और मैं ही सब कुछ समाप्त करने वाला भी मैं ही। सो आप अपने आप को उस माया के खेल से अलग कर लीजिए। अगर आपने माया के खेल से अपने आप को अलग कर लिया फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा। फिर वो चाहे केतु के नक्षत्र हैं, चाहे राहु के नक्षत्र हैं, और चाहे राहु मार्स कम्बिनेशन अंगारक योग है, और चाहे शनि की वो फ्रस्ट्रेशन है कि मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिल रही। सो दर्शकों ये था गुस्से का, जिसको हम कह सकते हैं एनसाइक्लोपीडिया, कि गुस्सा कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी कुछ चीज़ें इसमें हैं जिसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं। सन में भी अंतर्निहित गुस्सा आ सकता है मगर सब में आए ये ज़रूरी नहीं है। कुछ में आ सकता है क्योंकि वहाँ पर हमें दूसरी कम्बिनेशंस बीच में देखनी पड़ती हैं। और ये बात मैंने क्यों यहाँ पर ऐड की, क्योंकि दर्शकों आपके जो प्रश्न वीडियो में मुझे मिलते हैं ये मैं वहाँ से निकाल के बात कर रहा हूँ। आपको ये लगता है कि अगर मैंने ये बात बोल दी कि फला लग्न में ये पॉसिबिलिटी है तो आपका पूरा लाइफ उसी के साथ आप देखने की कोशिश करते हो, मगर ऐसा तो है नहीं। अब लग्न तो एक चीज़ है, आपके लाइफ के अंदर बाकी प्लैनेट्स हैं, उनकी कम्बिनेशंस पड़ी है, उनके योग पड़े हैं, उनका एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन पड़ी है, उनके रिलेशंस पड़े हैं। आपने उन चीज़ों को बीच में नहीं डाला। सो एक ही चीज़ को
देखो, जब हम वीडियो बनाएंगे हमारी भी मजबूरी है कि हमें एक टॉपिक डिस्कस करना है, उसको आप अपना पूरी लाइफ का लेखा जोखा मत समझिए। हाँ, कुछ चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई करेंगी। अब जैसे मैंने तुला में शो ऑफ की बात करी, 90% दर्शकों को ये बात बिल्कुल उन्होंने मानी कि यस सर, बिल्कुल हमारे साथ ऐसा ही होता है। मगर कुछ लोगों के क्वेश्चन ऐसे थे कि हमें अच्छी चीज़ें पसंद तो हैं, मगर हम ऑब्सेस नहीं हैं, हम उनके पीछे नहीं जाते, हम उनको नहीं खरीदते। अब दर्शकों, बात तो है भाई, आपके दूसरे प्लैनेट्स भी तो हैं, दूसरे नक्षत्र भी तो आपके चार्ट में हैं जो आपके लाइफ को दिशा दे रहे हैं। सिर्फ एक लग्न होने से तो सब कुछ नहीं हो जाएगा। हालांकि ये बात है कि लग्न बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ की। सो दर्शकों, इस माया जाल से अपने आप को थोड़ा सा फ्री कर लीजिए। वीडियो देखिए, वीडियो को समझिए, एक एक पॉइंट को नोट करिए, और उसमें से कितनी चीज़ें आपके चार्ट में अप्लाई हो रही हैं और कितनी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं, इन दोनों चीज़ों का टेबल बना लीजिए। फिर आप चलोगे, आपको क्लैरिटी रहेगी, और उसको आगे ले जाकर दशा पीरियड के साथ मिला दीजिए। सो दर्शकों, टॉपिक बात करने पे आएंगे। ये टॉपिक अभी आधा घंटा 1 घंटा और खींचा जा सकता है, बहुत डिस्कशन हो सकती है, मगर क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट है, वीडियो लंबी हो रही है। सो दर्शकों, जो निवेदन हर वीडियो के एंड में मैं आपसे करता हूँ, वो इस वीडियो में भी करूँगा कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, वैदिक ज्ञान का चैनल है। वैदिक ज्ञान की गंगा को घर घर तक पहुंचाने में आपका सहयोग मुझे चाहिए। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, उन सब के लिए दर्शकों फ़ोन नंबर मेरा एक ही है, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो दर्शकों, इसी तरह की अच्छी ज्ञानवर्धक अगली वीडियो तक आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।